अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी ये वीडियो सिस्टम यूनिट जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस वीडियो से पहले हमने सीपीयू को स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम सीपीयू को भी कंप्लीट करते रहेंगे और साथ साथ हम सिस्टम यूनिट के इस चैप्टर को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज के कंटेंट के ऊपर कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम सबसे पहले रजिस्टर पढ़ेंगे। रजिस्टर के बाद हम प्रोसेसर की जो कूलिंग सिस्टम होता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रैम को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रोम को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कैशे मेमोरी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सपेंशन कार्ड्स एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होता है उसको पढ़ेंगे। एंड सेकंड लास्ट जो है हमारे पास पोर्ट्स हैं। और लास्ट में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बसेस। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आया था रजिस्टर अगर आप देखें तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि रजिस्टर इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड सीपीयू। सीपीयू कंटेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स, जिसकी कुछ टाइप्स आज हम पढ़ेंगे भी सही। रजिस्टर आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोसेस, कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के लिए आती है उसको स्टोर किया जाता है रजिस्टर्स जो डिफरेंट रजिस्टर हैं उसके अंदर। दीज आर टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर इंस्ट्रक्शंस, कि इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हमारी प्रोसेसर की तरफ से आ रही होती हैं वो टेम्परेरी इसमें सेव की जा रही होती हैं। द टेम्परेरी रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोसेस आर आल्सो स्टोर इन रजिस्टर्स। ईच रजिस्टर हैज़ प्री डिफाइंड फंक्शन। अब रजिस्टर का जो साइज़ है वो है बाइट, और जो मैंने बताया कि हर डिफरेंट साइज़ का रजिस्टर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो हर रजिस्टर का अपना एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जिसमें जो रजिस्टर जिस टाइप की इंस्ट्रक्शन है उस टाइप का रजिस्टर उसको डील कर रहा होता है। तो कंट्रोल यूनिट मैनेज रजिस्टर, जो CPU है वो हमारा रजिस्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। उसमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता भी देता हूँ। इसमें पहली इंस्ट्रक्शन होगी इनपुट द इंस्ट्रक्शन और डाटा। सेकंड इंस्ट्रक्शन होगी स्टोर द इंस्ट्रक्शन और डाटा। थर्ड ट्रांसफ़र ऑफ इंस्ट्रक्शन और डाटा। और परफॉर्म और लॉजिक ऑपरेशन। ये कुछ हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि रजिस्टर यूज़ करता है, कंट्रोल यूनिट जिस तरह रजिस्टर को मैनेज कर रहा होता है। इसमें जो कि रजिस्टर का हमारे पास टाइप्स हैं, जिनमें कुछ मेन जो टाइप्स हैं वो उसमें हमारे पास सबसे पहले आ रहा है MAR, जिसको हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बेसिकली मेमोरी एड्रेस जो है उस जो मेमोरी होती है उसको स्टोर करने के लिए, एड्रेस जो मेमोरी होता है उसको स्टोर करने के लिए हम अपने पास यूज़ करता है जो कि हमारा CPU है। दूसरा है हमारे पास MBR। अब MBR बेसिकली मेमोरी बफर रजिस्टर होता है, जो कि जो डाटा आ रहा होता है उस और जा रहा होता है उसकी जो इन एंड आउट को स्टोर कर रहा होता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास प्रोग्राम कंट्रोल है, प्रोग्राम काउंटर है, जो कि प्रोग्राम काउंटर जो कि इज़ यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, जो कि अगली इंस्ट्रक्शन हमारे पास आ रही होती है, आनी है जो प्रोसेस होने के लिए, उसकी जो है ना जो एड्रेस है उसको सेव रखता है अपने पास। उसके बाद हमारे पास IR है, जिसको हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। इज़ यूज टू स्टोर द फेच इंस्ट्रक्शन, कि जो इंस्ट्रक्शन फेच हो रही होती है उनका जो है उनको स्टोर करने के लिए ये रजिस्टर काम करता है। हमारे पास अगला रजिस्टर है AR, जिसको हम अकामुलेटरी रजिस्टर कहते हैं, जो कि हमारे पास डिफरेंट मैथमेटिकल और लॉजिक ऑपरेशन को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास SR है, जिसको हम सेगमेंट रजिस्टर या एड्रेस रजिस्टर भी कह सकते हैं। बेसिकली ये इसको यूज़ करते हैं कि ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो हम जब यूज़ कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, जो हमारा प्रोसेसर है उसके लिए ये रजिस्टर यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो है FR रजिस्टर। FR रजिस्टर बेसिकली हमारे पास होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैग रजिस्टर। ये इंडिकेट कर रहा होता है पर्टिकुलर कंडीशंस को।
तो ये कुछ कॉमन जो हैं या मेन जिसको आप कह सकते हैं जो रजिस्टर्स हैं जो कि हमारा प्रोसेसर यूज़ कर रहा होता है। अगर आप इसमें आप देखें तो हर इंस्ट्रक्शन हर रजिस्टर एक प्री डिफाइंड काम है, उसने उस प्री डिफाइंड काम को करना होता है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है सेकंड वो है प्रोसेसर कूलिंग। अब प्रोसेसर कूलिंग बेसिकली क्या है? सिस्टम, आपको पता है कि सिस्टम गर्म हो जाते, जब बड़े पहले सिस्टम थे वो बहुत बड़े थे, आस्ता आस्ता कम होते गए, बट अभी भी प्रोसेसर को कूल डाउन रखने के लिए, क्योंकि प्रोसेसर की वर्किंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है, उसको फिर कूल डाउन रखने के लिए जो सिस्टम्स हैं पीसी, उसमें हमारे पास जो बेसिक यूज़ हो रहा होता है वो हमारे पास उसमें फ़ैन लगा होता है प्रोसेसर के ऊपर, और उस फ़ैन के ज़रिए उस प्रोसेसर को ठंडा किया जा रहा होता है। अब क्योंकि अगर हीट की वजह से कि प्रोसेसर डैमेज हो जाए तो सिस्टम सारा हमारा ख़राब हो जाता है, तो उस प्रोसेसर की हीट को कम करने के लिए हम प्रोसेसर कूलिंग सिस्टम हमारा काम करता है। दूसरा जो इसका है, इसमें हीट सिंक होता है, फ़ैन होता है, और लिक्विड भी कूलिंग सिस्टम भी इसके अंदर होता है। लैपटॉप्स के हवाले से अगर आप देखा जाए तो लैपटॉप के लिए यूएसबी पोर्टेबल जो है ना आपको अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, कूलिंग पैड उसको हम बोलते हैं। आप अभी जाएं और इस वीडियो के बाद जाएं, गूगल करें लैपटॉप कूलिंग पैड, तो आपको डिफरेंट टाइप की शेप्स के अंदर ये कूलिंग पैड आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा रैम। हमने प्रोसेसर की वर्किंग तो पढ़ ली, बट अब हमने देखना कि हमारा सिस्टम की जो रैम है वो किस तरह काम कर रही होती है। रैम को हम बेसिकली बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। RAM access means that each individual byte in entire memory can access directly. RAM is used to store data and instruction temporarily. A program must be loaded into RAM before execution. अब ये दो पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेली, कि इसमें डाटा जो होता है वो टेम्परेरी सेव किया जा रहा होता है, और प्रोग्राम जो है वो हमेशा लोड होगा रैम के अंदर। जब उसको एग्जीक्यूट करना होगा तो पहले वो क्या होगा, रैम के अंदर लोड होगा। ठीक है जी। रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह है कि ये टेम्परेरी है, कि जैसे ही हमारा सिस्टम बंद होगा तो इसके अंदर जितना भी डाटा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप काम कर रहे हैं, मैं आपको बड़ी आसान सी एग्जांपल भी देता हूँ। आप काम कर रहे हैं तो उस काम करते वक्त आपका सिस्टम बंद हो जाता है। जब आप सिस्टम दोबारा करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो क्या आपकी वर्किंग वहीं से स्टार्ट होती है या फ्रेश होती है? तो जवाब होगा कि आप फ्रेश वर्किंग करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये रैम के अंदर जितना भी प्रोसेस हो रहा होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, और उसमें बेसिकली टेम्परेरी डाटा होता है। जैसे ही आपका सिस्टम बंद हो तो आपका जो मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है। कुछ मेन जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ रैम, उसमें हमारे पास डी रैम है, एस रैम है, और एम रैम है। अब डी रैम को बेसिकली बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम को हम बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एम रैम को हम बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो कुछ टाइप्स हैं ये आप जाके इसको गूगल करें, और इसको आप गूगल के अंदर मज़ीद डिटेल के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोम। रोम बेसिकली क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी।
अब रीड ओनली मेमोरी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो डाटा सेव होता है वो हमारा परमानेंट डाटा होता है। हम सीडी के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए हम सिस्टम को इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। इससे पहले हमारे पास कुछ प्रोग्राम है, कुछ प्रोग्राम हमने इंस्टॉल करने हैं तो हम उसकी सीडी डालते हैं, उससे इंस्टॉलेशन करते थे। अब क्योंकि यूएसबीज़ आ गई हैं तो रैम इस तरह ज़्यादा काम इफेक्टिव नहीं रहा। बट अगेन रीड एंड यूएसबी हमारी रीड ओनली, आप डाटा लगाते हैं, आप डाटा कॉपी करते हैं, फिर आप उसके अंदर उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें जितना भी डाटा होता है वो हमारा परमानेंट डाटा स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। उसका मतलब जब भी सिस्टम बंद करेंगे ऑन करेंगे तो सीडी के अंदर जो भी डाटा होगा वो हमारा सेव होएगा और हम उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जितना भी डाटा स्टोर किया जाता है वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से किया जाता है। मैन्युफैक्चरर से मतलब माइक्रोसॉफ्ट की अगर आप सीडी लें बाज़ार से जाके ऑफिस की, तो उसमें वो मैन्युफैक्चरर माइक्रोसॉफ्ट है और उसने अपना सिस्टम को कुछ सॉफ्टवेयर दिए जिससे आप वर्ड की टाइप वगैरह कर सकते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ रैम को बता दिया जाता है आपको, जिसमें पी रोम, ई पी रोम और WEP रोम। अब ये क्या होते हैं ये आप जाके गूगल कर सकते हैं और इसको मज़ीद आप डिटेल में वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ आपको है कि हम रैम और रोम का ओवरव्यू देंगे कि रैम क्या काम करती है और रोम क्या काम करती है। और इंशाल्लाह अगर इसको डिटेल में पढ़ने की भी ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद डिटेल के अंदर भी ज़रूर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि हमें रैम की समझ आ चुकी है और हमें रोम की समझ आ चुकी है कि रैम जो है हमारा बेसिकली टेम्परेरी डाटा होता है और रोम जो है हमारा ROM रोम वो हमारा परमानेंट डाटा होता है। रैम बेसिकली क्या होता है कि रीड एंड राइट द डाटा इनटू मेमोरी, और रोम क्या होता है उसको सीडी में डाटा होता है। और जैसे ही आप पावर ऑफ करते हैं तो रैम में डाटा लॉस हो जाता है और रोम में डाटा लॉस नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है हमारा रैम और रोम के दरमियान। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है कैशे मेमोरी। अब कैशे मेमोरी जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं कैश मेमोरी, ये बेसिकली स्मॉल और फास्ट मेमोरी होती है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रैम के होते हुए कैशे मेमोरी की क्या ज़रूरत है। ये जब हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे हाउ इट वर्क, तो उसमें मैं आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा कि कैशे मेमोरी काम किस तरह करती है। ठीक है, तो कैशे मेमोरी जिसको हम कैश मेमोरी भी कहते हैं, ये स्मॉल और बड़ी फास्ट मेमोरी होती है जो कि काम को स्पीड अप, इंस्ट्रक्शन को स्पीड अप, ट्रांसफ़र ऑफ जो है हमारा स्पीड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ स्पीड का मतलब है कि डाटा का जो ट्रांसफ़र होता है उसको ये स्पीड अप कर देता है। वो इस तरह कि जब रैम के अंदर प्रोग्राम फर्स्ट टाइम लोड होता है तो कैशे मेमोरी के अंदर उसका छोटा सा मिनी बाइट्स, सिर्फ बाइट्स में भी सेव होता है। जब दोबारा उसको ज़रूरत पड़ती है तो पहले उसमें चेक करता है और फिर वो आखिर में रैम को दोबारा बोलता है। अब ये कंप्लीट एक वर्किंग भी है तो इसको समझाने की आपको मैं कोशिश भी करता हूँ। तो ये बेसिकली कहाँ पर लोकेट कर रहा होता है, ये इनसाइड दी CPU या उसके आसपास इसको कैशे मेमोरी को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, ये फास्टर देन रैम होता है, बट ये रैम का आप कह लें कि उसकी जगह ही नहीं ले सकता। रैम बहुत ज़रूरी है। बट अब ये काम कैसे करता है इसको हम ज़रा समझ लेते हैं। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन और रिट्रीव फ्रॉम रैम व्हेन CPU यूज देम फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे मैंने आपको कहा कि पहली दफ़ा रैम से वो डाटा को ले लेते ही है और वो यूज़ हो जाता है। अ कॉपी ऑफ दैट डाटा और इंस्ट्रक्शन इज स्टोर इन कैशे, कि उसका जो है जो इंस्ट्रक्शन है या जो भी वो चीज़ है उसकी एक कॉपी कैशे मेमोरी में सेव कर दी जाती है। द नेक्स्ट टाइम CPU नीड दैट इंस्ट्रक्शन और डाटा इट फर्स्ट लुक इन कैशे। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वो उस
कैशे मेमोरी के अंदर चेक करेगा आया कि हमारे पास ये पहले इंस्ट्रक्शन सेव हुई है या नहीं। अगर हुई है तो वो वहीं से डाटा को देगा। तो आप देखें तो रैम को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्टली कैशे मेमोरी से उस प्रोसेस को लेगा, उसको वो कर देगा। उससे क्या होगा, काम कोई मज़ीद स्पीड अप कर दिया जाता है। तो इसमें ये सबसे ज़रूरी है कि उसको फर्स्ट टाइम कैशे मेमोरी को फर्स्ट टाइम डाटा उसके पास स्टोर हो। अगर स्टोर है तो क्या होता है, उसमें आप जो रैम है वो रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद डाटा सेव होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है, वो आता है एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्सपेंशन कार्ड्स। अब ये एक्सपेंशन स्लॉट और एक्सपेंशन कार्ड जब ये टॉपिक हम कवर करेंगे तो पिक्चर के अंदर आपको मज़ीद वाज़ेह इसका डिफरेंस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका वाज़ेह डिफरेंस क्या है हमारे पास एक्सपेंशन कार्ड और एक्सपेंशन स्लॉट का। एक्सपेंशन कार्ड इज़ यूज्ड टू ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, कनेक्ट एडिशनल पेरिफेरल डिवाइसेस। अब पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे पास ऐसी डिवाइसेस जो कि जैसे कि कीबोर्ड या मॉनिटर होता है, उसको हम कहते हैं, उसको अटैच करने के लिए हम एक्सपेंशन कार्ड को यूज़ करते हैं। अब एक्सपेंशन जो है स्लॉट, वो बेसिकली मदरबोर्ड के अंदर होती है। मदरबोर्ड के अंदर वो होल्ड कारी और एक्सपेंशन कार्ड जो है उसको होल्ड कारी होती है। एक्सपेंशन कार्ड जो है वो आपको जब जहाँ पे आपका स्पीकर या की तार वगैरह लगाते हैं, माइक की तार लगाते हैं, वो आपको जो नज़र आती है वो आपके एक्सपेंशन कार्ड होते हैं। अब वो जो आपको सामने नज़र है पीछे बेसिकली एक्सपेंशन स्लॉट की सॉकेट के अंदर लगे होते हैं। ठीक है। अब कुछ टाइप्स ऑफ हमारे पास एक्सपेंशन कार्ड है, जिसमें वीडियो कार्ड तो आपने देखा होगा। ठीक है, अक्सर पीसी के अंदर गेमिंग के अंदर जो है ना, ये हमारा वीडियो कार्ड यूज़ होता है। और साउंड कार्ड भी आपने देखा होगा सीपीयू के अंदर। साउंड कार्ड बेसिकली आपके पास जहाँ पे आप माइक वगैरह लगाते हैं, माइक स्पीकर की तार लगाते हैं। नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड भी आपने देखा होगा, जो आपके नेटवर्क कार्ड होता है उसको आप लगाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और टीवी ट्यूनर, आज से पहले जब टीवी की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी तो टीवी ट्यूनर कार्ड आए थे जो आप कंप्यूटर के अंदर लगाते थे और कंप्यूटर प्लस टीवी को भी यूज़ करते थे। टीवी अगर आप मिसाल लें तो डैनी का टीवी कार्ड आप चेक कर लें, अभी भी अगर आप मॉनिटर के ऊपर टीवी को चलाना चाहते हैं तो टीवी कार्ड होता है, उसके साथ आप मॉनिटर को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पिक्चर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। इसको लास्ट में फिर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर अब आप ये देखें स्क्रीन के ऊपर माउस को, तो ये हमारे पास एक्सपेंशन क्या चीज़ है, एक्सपेंशन कार्ड्स हैं। और ये पीछे जहाँ पे ये अटैच हुए हुए हैं ये हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। अब ये जो है ये हमारी पहले की लगी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पोर्ट्स, जो कि हमारा अगला टॉपिक भी है। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि हमारी ये माइक वाला जो है ये हमारी ख़राब हो गई है। ठीक है, ये पोर्ट हमारी पूरी ख़राब हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपने यहाँ पे आप बाज़ार से एक साउंड कार्ड ख़रीदेंगे, अगेन वो कार्ड होगा एक्सपेंशन कार्ड जिसको बोलते हैं, साउंड कार्ड ख़रीदेंगे और आप इस एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर लगा के तो आप वहाँ से माइक को कनेक्ट कर लेते हैं। तो क्या हुआ, बेसिकली एक्सपेंशन स्लॉट जो कि मैंने बताया कि एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें आपको समझ आएगा कि ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी यूज़ होती है। तो ये हमारा बेसिकली पोर्ट्स हैं, इसको हम ये हमारा बिल्कुल अगला टॉपिक भी है और इसमें हम इसको एक्सपेंशन स्लॉट को डिस्कस कर लेते हैं। पोर्ट्स बेसिकली क्या होता है, कनेक्शन पॉइंट बिटवीन कम्युनिकेशन डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइस जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो कि हमारे पास मॉनिटर और कीबोर्ड होते हैं।
और कुछ टाइप्स ऑफ पोर्ट्स को डिस्कस करने से पहले ज़रा इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं, ताकि आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेशन को भी समझ आ जाए। द पोर्ट इज़ अ इंटरफेस ऑफ a port is an interface or connection point through which peripheral devices connect to the computer. A peripheral devices is a component such as monitor or keyboard, जैसे मैंने आपको बताया, that connect to the computer. A computer has different types of port to connect different devices. Each type of port operate at certain speed. कुछ पोर्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पोर्ट्स क्या होती हैं। जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया ये अब यहाँ पे ये पोर्ट्स लगी हुई हैं। अब इनका बेसिकली क्या है, ये सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट जिसको हम यूएसबी पोर्ट्स कहते हैं, थंडरबोल्ट पोर्ट, एचडीएमआई, ईथरनेट पोर्ट और ऑडियो पोर्ट। अब मैं ये आपको इस पिक्चर के अंदर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास यूएसबी पोर्ट्स हैं, ये हमारे पास जिसको आप पैरेलल कह लें या सीरियल कह लें, ये हमारे पास लैन या इथरनेट, ये हमारे पास साउंड कार्ड, ये अगेन हमारे पास ये यहाँ पे ये रही HDMI, ठीक है जी, ये HDMI केबल होती है, HDMI यहाँ पे लगती है। तो ये बेसिकली हमारे पास पोर्ट्स होती हैं जो कि डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेज, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है।